हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू खरी बात विद राहुल चौधरी। मैं हूं रजनीश कुमार। राहुल जी, खरी बात में आपका स्वागत है। थैंक यू। राहुल जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव ने एक रैली के दौरान कहा कि देश में मोदी की लहर चल रही है। जी मेरा खरी बात में आपसे जानना है कि लालू प्रसाद यादव ने क्या इलेक्शन से पहले ही मोदी से हार मान ली है या इस लहर कहने के मकसद में भी उनकी कोई राजनीति है? इस पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, जहाँ तक मैं लालू जी को जानता हूँ, समझता हूँ, लालू जी उन नेताओं में से हैं जो अपने विरोधी की तारीफ तो क्या, बुराइयां भी नहीं करेंगे जब तक उनको अपना कोई राजनीतिक लाभ नहीं दिखता होगा। जी। ऐसा लालू जी ने क्यों कहा कि देश में मोदी की लहर चल रही है? कहना तो आमतौर पर लहर किसकी चलती है? पार्टी की चलती है। जब भी इलेक्शन आते हैं कहते हैं कि कांग्रेस की लहर चल रही है, आरजेडी की लहर चल रही है लोकल लेवल पे, या बीजेपी की लहर। उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, एक व्यक्ति का नाम लिया। व्यक्ति का नाम क्यों लिया, इसके पीछे तय पे जाना जरूरी है जी। दूसरा के कहाँ पे लिया, उस जगह का भी मेंशन करना मैं यहाँ जरूरी समझता हूँ। ये जहाँ पे उन्होंने कहा है वो मिर्जापुर एक एरिया है यूपी का, और वो एक मुस्लिम बाहुल एरिया है। वहाँ पे मोदी का एक फोबिया, डर दिखाना कि मोदी आ रहा है, भागो भागो शेर आ रहा है। तो वो एक डर डराने की कोशिश है। वो ये नहीं करे कि अच्छा है कि मोदी की लहर चल रही है, मोदी जीतेगा, लेकिन मोदी आ रहा है, आप लोग बच के रहें, आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो मोदी आ जाएगा। और मोदी ना आए इसलिए अपनी वोटों को वो लामबंद करें एक कम्युनिटी की, इस करके वो मोदी का फोबिया खड़ा किया जा रहा है। नहीं तो वो कहते हैं कि बीजेपी आ रही है, नहीं बीजेपी नहीं, मोदी। बीजेपी में और का इतना वो नहीं मानते, लेकिन मोदी का एक फोबिया खड़ा किया जा रहा है जानबूझ के, ताकि मुस्लिम वोटों को वो इकट्ठा किया, लामबंद किया जाए और उसका अपना फायदा उठाया जाए। इसके पीछे सारी राजनीति है और कोई उनकी तारीफ करने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ रणनीति, एक रणनीति के तहत सब कुछ हो रहा है कि मुस्लिम वोटों को कैसे अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। तो मतलब मोदी की सफलता को एक डर के रूप में मुसलमानों की तरफ पेश किया जा रहा है। हाँ, वो मोदी का क्या है आने का। देखिए, मोदी को क्यों नॉमिनेट किया है बीजेपी ने? बीजेपी में और भी बहुत बड़े नेता थे। लाल कृष्ण आडवाणी से तो इसके संस्थापकों में से एक हैं कि वो 2 से 180 तक की सीटें लेके आए थे। इसका श्रेय आडवाणी जी को जाता है। आडवाणी को, सुषमा स्वराज को और कई बड़े नेता हैं, मुरली मनोहर जोशी, इन सब को छोड़ के मोदी को नॉमिनेट क्यों किया गया? क्योंकि मोदी एक विकास पुरुष की आजकल एक वो निशानी बन चुके हैं जी। तो लोग उनको पसंद करते हैं, उनके विकास को पसंद करते हैं कि ये नेता डिलीवर करता है। उसके कारण वो नेता वो उन्होंने अपना एक नॉमिनेट, अभी चेयरपर्सन है, वो एक कहने की बात है कि वो कल को प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी नॉमिनेट हो जाएंगे। ये सबको एक माना हुआ तथ्य है। बेशक वो नॉमिनेट ना किया हो औपचारिक रूप से, लेकिन अनौपचारिक रूप से ये एक तय है कि मोदी ही प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे बीजेपी के। तो उसको, उसके वो विकास पुरुष के असर को डाइल्यूट करने के लिए उनके कम्युनल रंग को दिखा दिखा के लोगों में एक डर पैदा किया जा रहा है, एक कम्युनिटी विशेष में, ताकि लोग उनके खिलाफ हो जाएं और बीजेपी जीत ना पाए इलेक्शन में। जब आदमी के पास कुछ लड़ने के लिए नहीं रहता तो वो इस तरह के हथकंडे अपनाता है। बिलो दी बेल्ट आप कह सकते हैं इसको, राजनीति में बिलो दी बेल्ट। लेकिन राजनीति में सब कुछ जायज़ है, जीत मायने रखती है, इसलिए पार्टियां इसका इस्तेमाल कर रही हैं और यही लालू जी ने किया है जी। राहुल जी, नेता इलेक्शन से पहले कॉमनल मुद्दे क्यों उठाते हैं जबकि उनके पास और बहुत से मुद्दे हैं? बेरोजगारी का है, भुखमरी का है, गरीबी का है। इन मुद्दों को पीछे रखते हुए हमेशा वो कॉमनल मुद्दे ही क्यों आगे रखते हैं? क्योंकि वो ये मानते हैं कि इससे उनको वोट मिलती है। इसके 2 कारण हैं उनका ये मानना। देखिए, बाजार में जैसे कहते हैं कि वही बिकता है जिसे पब्लिक पसंद करती है जी। नेता भी वही मुद्दे उठाता है जिससे उसको वोट मिलती है। अगर विकास से वोट मिलती हो तो वो विकास का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ पे शुरू से ही कम्युनल के हिसाब से वोटें मिलती हैं, और इसकी जड़ें आज की नहीं, ये आज़ादी से पहले की हैं। आज़ादी से पहले कांग्रेस का एक छत्र राज था। अंग्रेजों के टाइम में जब सरकार बनती थी अंग्रेजों के नीचे, तो उसमें कांग्रेस ही जीत के आती थी। और मुस्लिम लीग जो जिन्ना की पार्टी थी उसको इतना समर्थन नहीं मिलता था।
जी। तो जिन्ना साहब ने क्या किया कि उन्होंने एक भय दिखाया मुसलमानों को कि इस्लाम खतरे में है। अगर आज हिंदू मेजोरिटी में तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा और लोगों का, हिंदुओं का मेजोरिटी हो जाएगी। ओके। तो उस भय को दिखाने से क्या फ़ायदा मिला उन्हें कि मुस्लिम उनके पीछे लग लिए, इकट्ठे हो गए। जो ये बलूचिस्तान जैसे पख्तून एरिया जैसे है ना, वहाँ पे भी कांग्रेस जीत के आती थी मुस्लिम एरिया में, बहुल एरिया में, आज़ादी से पहले। तो मुस्लिम लीग को कोई इतनी तवज्जो नहीं देता था उस टाइम जो पाकिस्तान नहीं बना था, कंबाइंड था तब भी। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम का खतरा मुसलमानों को दिखा तो मुस्लिम उनके पीछे लग लिए। तो वो एक तथ्य है कि लोगों को अपने धर्म भय की राजनीति दिखाओ और अपनी तरफ करो। ये एक तरह से ब्लैकमेल करना है कि मेरी तरफ आओ नहीं तो ये खतरा होगा जी। वो ब्लैकमेल दिखाना ना, कि जैसे कहते हैं मैं ये आपका राज जाहिर कर दूंगा नहीं तो मेरी ये डिमांड पूरी करो। ये भी उस तरह से एक ब्लैकमेल है कि मेरे साथ मेरा समर्थन करो नहीं तो वो आ जाएगा। वो इसलिए ये कम्युनल उठाते हैं। और लोग इसमें लोगों का, वोटरों का भी है कि वोट देते हैं, सारे तो नहीं देते लेकिन कुछ लोग मेजोरिटी देती है, और जो नहीं देने वाले उनके वोट बढ़ जाते हैं। देखिए कभी भी हिंदुस्तान में 30 या 33% से ज़्यादा वोट लेने वाली सरकार नहीं बनी है। यानी कि अगर 33% लेकर भी कोई बहुमत की सरकार बनाता है तो इसका मतलब ये है कि 67 वोटें नेगेटिव गई। बहुमत तो उधर गया ना ज़्यादा, लेकिन होता क्या है कि वो 67 वोटें बढ़ जाती हैं, 33% वोटों वाले सरकार बन जाती है। एक्चुअल में तो बहुमत की सरकार कभी नहीं बनी। बिल्कुल। तो यही कारण है कि कुछ लोगों को भय दिखाकर इकट्ठा रखो। कांग्रेस ने इसी दम पे इतने सालों तक 56 साल की आज़ादी में 66 साल की आज़ादी में 56 साल तक कांग्रेस ने इसी भय को दिखा के राज किया है जी। मुसलमानों को हिंदुओं का डर दिखाया, और जो छोटी जाति वाले हैं, जो हरिजन तबका जिनको दलित कहते हैं, उन्होंने उनको ऊंची जाति का डर दिखाया कि इनकी सरकार बन जाएगी तो तुम्हें फिर से ही इनकी ज्यादतियाँ सहनी पड़ेंगी। तो वो दोनों लामबंद रहे, इसलिए कांग्रेस की इतने दिनों तक सरकार बनती रही, और जो बहुमत की जो वोटें हैं, राय है, वो बेकार जाती रही। बात वही है कि ये ब्लैकमेल करते रहे। इस समय के दौरान जो है कुछ ऐसे पार्टियां, रीजनल पार्टियां आ गई जो कांग्रेस का हक छीन गई, जैसे बहुजन समाज पार्टी हो गई। उन्होंने जो है यूपी में जो है जातियों को अपने बलबूते पे या अपनी तरफ इकट्ठा कर लिया। वही हो गया ना कि एकाधिकार नहीं रहा ये ब्लैकमेल करने का कांग्रेस का। कुछ छोटी पार्टियों ने भी सोचा कि ये कर रहा है तो हम क्यों ना करें, तो उन्होंने अपनी अपनी जातियों की पार्टियां बनानी शुरू कर दी, और यही कारण है कि कोलिशन सरकार अब बनानी पड़ती है जी। ये नहीं तो कांग्रेस के अकेला बहुमत आता के विकास के लिए जो काफी खतरे का कारण। तो वो सब फिर क्या होता है कि अपनी अपनी हिस्से की बोटी मांगते हैं। वो लोगों का जो विकास का होता है वो फिर पीछे रह जाता है, और उनका व्यक्तिगत विकास आगे आ जाता है। इन रीजनल पार्टियों का ये एक दुष्परिणाम भी होता है जी। तो राहुल जी, इन सब कॉम्युनल रीजन के बाद मुसलमानों को और दलितों को किस तरह इस ब्लैकमेलिंग से बचाया जा सकता है? देखिए इसका एक ही कारण है, एक ही तरह से बच सकते हैं ये जी। वो है कि मेजॉरिटी इसमें आगे आए। जो मेजॉरिटी, देखिए आपके पड़ोस में कोई किसी का घर उजड़ जाता है और उसके बच्चे रह जाते हैं, वो आपसे डरते हैं क्योंकि आपका दोनों परिवारों का मन मुटाव था पहले जी। तो अब उन बच्चे वो आपसे हमेशा कटे कटे रहेंगे। तो हक किसका बनता है? उस परिवार का जो बड़ा आदमी है, जो था, वो उनके पास जाए, उनके मन का भय निकाले कि बच्चे हम आपके पड़ोसी हैं और आपके सुख दुख में आपके साथी हैं। तो ये मेजॉरिटी कम्युनिटी का एक दायित्व और फर्ज बनता है कि वो उनके मन से भय निकाले। मुसलमान कौन है पहले तो ये देखिए, लेकिन हैं तो यहीं के बसिंदे, ये कोई वहाँ से अफगानिस्तान से या सेंट्रल एशिया से तो नहीं आए थे। तो इनको ये जताना कि आप भी हमारे ही बराबर हैं, हमारे जैसे हैं, हमारा विकास तभी हो सकता है जब आप हमारे साथ मिलके चलेंगे और हम आपके साथ मिलके चलेंगे। अब ये जो ब्लैकमेल आप लोगों को भय दिखाकर वोट ले रहे हैं और देश को फिर लूट रहे हैं, ये इन्हीं के कारण है, इनके भय के कारण है। ये भय उनको मौका देता है देश को लूटने का। उनको पता है कि हमारी वो वोटें तो पक्की हैं, डर की वो, हाँ, डर से हमें तो जीत के आना ही है। तो फिर वो क्यों देखेंगे देश का काम या लोगों की भलाई के बारे में क्यों सोचेंगे?
इसीलिए उनका ये भय निकालना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये जो हमारे दलित वर्ग है, गांव में ऊंची जाति का प्रभुत्व रहता है, उसके कारण वो डरे रहते हैं। उन्हें पता है सरकार ने हमारा कुछ नहीं करना, हमें तो हर रोज़ कुआं खोदना है, हर रोज़ पानी पीना है, कमाई करना है, पेट भरना है। तो वो क्या सोचते हैं कि इनकी सरकार ना बने, उच्च वर्ग की सरकार ना बने, कहीं इनकी चौधर और ना बढ़ जाए। तो और जब तक उनको भी इसका नुकसान है कि देखिए, जब तक कृषि की आय नहीं बढ़ेगी तो मजदूर को मजदूरी कहाँ से मिलेगी। कृषि की आय बढ़ती है तो उनको भी मजदूरी ज़्यादा मिलेगी। अगर कृषक ही मर रहा है भूखा तो उनको कहाँ से मिलेगा। फैक्ट्रियाँ तो हर गांव में खड़ी नहीं की जा सकती, उनको रोजगार तो कृषि से ही मिलना है जी। और वो कृषि के ही खिलाफ जब वोट देते हैं तो उनका अपना भी नुकसान होता है। ये सिर्फ समझ की बात है। तो दोनों का चोली दामन का साथ है, किसान का और मजदूर का। उन्हें भी उनको समझाना पड़ेगा कि ये ब्लैकमेल, ये डर के भय से बाहर निकलिए और जो अच्छा काम कर रहा हो उसको वोट दीजिए। ऐसे नहीं कि हमारे ही कैंडिडेट को वोट दीजिए, लेकिन वोट उसके काम करने के, विकास के, उस पे दीजिए, ना कि धर्म के डर पे या जाति के डर से वोट दीजिए। जो ये डर है ये मन से उच्च वर्ग को, ऊंची जाति को और हिंदुओं को स्पेशल, इन कम्युनिटी से निकालना पड़ेगा। जिस दिन ये निकल जाएगा, ये जो लूट पूट मचाने वाले नेता अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि फिर मापदंड क्या रहेगा इलेक्शन जीतने का कि विकास तो विकास वही जीत के आएगा जो विकास की बात करेगा, विकास करके दिखाएगा। नहीं तो अगली बार फिर हार जाएगा जी। बार बार रिपीट नहीं हो सकता वो। तो आप कह रहे हैं कि मतलब जो हिंदू और मुसलमान के बीच में जो विश्वास का जो अंतर है या गैप है उसको खत्म किया जाना चाहिए और उसकी पहले मेजोरिटी करे। वही होता है। और उसी तरह दलितों में जो है, जो उच्च जातियां हैं और वो दलित जातियां हैं, उनके बीच में जो गैप है उनको खत्म हो तो देश में जो है विकास की जो है नींव रखी जा सकती है। वही बात है ना, गांधी जी को किसी ने, अमेरिकन ने कहा था शांति शांति। आप शांति करेंगे, आपके पास है क्या? शांति बोलता वही अच्छा लगता है कि जो थप्पड़ मार सके, उसी की बात को सुना जाता है। अब जो गरीब कहेगा कि अब छोटी कम्युनिटी कहेगी कि हम आपके साथ हैं, हमारी सुनो, तो नहीं सुनता। मेजोरिटी को उनके पास जाना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे ही देश के वसीले हैं। अगर विकास चाहिए तो ऐसे होगा। विकास क्यों नहीं हुआ? आप भी कहते हैं कि सच्चर कमेटी कहती है कि मुसलमान सबसे पिछड़ी वर्ग है हिंदुस्तान का, तो पिछड़ा क्यों हुआ? उस दिन के कांग्रेस तो इसी के दम पे वोट ले रही है कि कांग्रेस चाहती नहीं इसका उत्थान हो गया, अमीर हो गया तो अपनी पार्टी बनाएंगे। उच्च वर्ग ने जो आज तक कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, मेजोरिटी ने जी। किसी में लगा ले, पंजाब में अकाली लेते हैं, यहाँ पे देवीलाल, सब जगह अपनी अपनी पार्टी बनी हुई है। जो किसान वर्ग के, उच्च वर्ग के, उधर गुजरात में पटेल वगैरह, वो सब अपनी बनाई हुई है। वो चाहते ही नहीं कि इनका उत्थान हो, सिर्फ इस गरीबी के नाम पे वो वोट खा रहे हैं, ये डर दिखा के कि वो आप लोगों को ये जो है ना इस हालत में भी नहीं रहने देंगे। वो फोबिया जब तक नहीं निकलेगा तब तक ईमानदार और काम करने वाला नेता जीत नहीं पाएगा। और वो कब निकलेगा कि जब मेजोरिटी उनके पास 2 कदम आगे बढ़ाएगी, उन्हें भी 1 कदम आगे आना पड़ेगा, तभी इस समस्या का हल है। नहीं तो ये समस्या यूं ही बनी रहेगी। आप चाहे 5 साल में इलेक्शन कराइए, चाहे हर साल करा लीजिए जी, जीत उन्हीं की आनी है। थोड़े चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन लुटेरे तो हर पार्टी में बैठे हैं। उनको पता है कि जीतना तो ऐसे ही है, काम क्यों किया फिर जी। धन्यवाद राहुल जी। बिल्कुल। खरी बात के आज के इस अंक पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अन्य विषयों पर खरी बात जानने के लिए खरी बात को आज ही सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय।